चलिए, अब एक नया और लास्ट सिस्टम जिस पे हम लोगों को काम करना है उसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर समझ में आ गया होगा तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बेसिकली एक सिलेंडर के ऊपर डिफाइन किया गया है और हम लोग इसे जो कहेंगे ये आर, थीटा और जेड में है। इसमें तीन कोऑर्डिनेट हैं, आर, थीटा और जेड। तो फिर इसको कैसे इस पे बातचीत की जाए, तो आप इसको, ये सरल है रिलेटिवली समझने के लिहाज से। आपके पास तीन वही एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड। अब एक कोई पॉइंट स्पेस में लेते हैं, सपोज ये है, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और मिला दीजिए। ये पी है आपके पास, आप इसे एक्स वाई जेड ही समझिए अभी भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही लेके आना है सबको। और पी से परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में डालेंगे तो आप इसे क्यू समझिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये एंगल 90 होगा। क्यू से परपेंडिकुलर डाल दीजिए एक्स एक्सिस पे, और क्यू से ही वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इसको सी नाम दे दीजिए, इसको डी नाम दे दीजिए। तो ओ से पी तक की दूरी अभी भी आर होगी आपके पास, सॉरी, सिलेंडर में रेडियस ऐसे आएगा तो ये आर होगा और ये थीटा होगा। आप ऐसे समझिएगा ये सिलेंडर है आपके पास, तो ये बीचों बीच में एक्सिस है ऐसा। तो आर आपके पास रेडियस के तौर पर अब सीधे ओ से क्यू तक की दूरी आएगी। तो ये थीटा आपके पास एंगल दिख रहा होगा सी ओ क्यू। तो जिसको आप एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं वो कितना होगा इस बार? एंगल सी 90 है, ये आप जानते हैं। सर आर कॉस थीटा। हम्म तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा जाता है, सरल है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। वाई कितना होगा बच्चों? वाई सी से क्यू तक की, साइन थीटा। आप ओडी भी बोल सकते हो, रेक्टेंगल है तो वाई क्या आएगा? आर साइन थीटा। ठीक हो गया। और जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा? जेड जेड ही होगा। जेड कौन सी दूरी होगी जेड? सर पी क्यू। तो अब आगे को हम पीक्यू नहीं लिखेंगे, तो जेड ही रहता है, एक्स और वाई है। जो अंतर है वो ये है कि आर आपने कौन सी दूरी ली है वो ध्यान दीजिएगा। जब स्पेयर लेते हैं तो ओपी दूरी जो आपके पास थी वो आर थी। अब यहां पर गौर करिए, आप ओरिजिन से पी तक जाएंगे तो हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट में चलेंगे, तो वो ओ से सी तक है। फिर सी से क्यू तक वाई में चलेंगे और क्यू से पी तक जेड में चलेंगे। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आर क्रॉस थीटा, फिर आर साइन थीटा और फिर जेड।
तो ये आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, थोड़ा कम यूज होता है स्फेरिकल के मुकाबले, लेकिन आ, तीनों सिस्टम में हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालनी पड़ेगी। और ये मान के चलिए 99% कि तीनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा सवाल कंटिन्यूटी का। और तीनों एक ही जैसा है, कंसेप्ट तो एक ही हुआ बेटा, कंटिन्यूटी, फ्लूइड की कंटिन्यूटी पे बात करनी है, और क्वांटम पढ़ते हैं तो भी कंटिन्यूटी पे ही बातचीत होनी है। एक्चुअली कंटिन्यूटी है ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि आप कोई भी ब्रांच जाएं वहां कंटिन्यूटी आपको चाहिए। अब जो अगला काम हमारा है, हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा थोड़ा समझ लिए। अब हमें तीनों में वॉल्यूम एलिमेंट लेना है, जो दूसरा काम बचा है। अब वॉल्यूम एलिमेंट में कोऑर्डिनेट सिस्टम जब कार्टेशियन होगा तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, वो हम पहले भी जानते हैं, तो उस पर बातचीत करना बेकार है। तो ज्यादा अच्छा सिस्टम है कि हम स्पेरिकल, पोलर और सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में बातचीत करें। तो उस पे आते हैं, थोड़ा से नीचे चलो। आप लोग एक बात समझिएगा कि जब आप एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में चल रहे होते हैं, किसी भी एक्सिस में, आपने कहा कि साहब ये इधर को लिया या इधर को लिया, एक बच्चे ने इधर को कहा, कोई बात नहीं, ऐसी सही। अगर ये ओरिजिन से यहां तक एक्स है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, उसको डेल्टा एक्स कह लीजिए। बढ़ाने या घटाने दोनों का नाम डेल्टा एक्स हो सकता है। तो डेल्टा एक्स तो ऐसे बढ़ेगा, ऐसे वाई में डेल्टा वाई, जेड में डेल्टा जेड, वो थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। अब जरा स्पेरिकल पोलर में आइए। आपने कहा साहब ये दूरी आर है, तो हम इसको बच्चों थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, इसको डेल्टा आर कह देंगे। जो बच्चे नए हैं वो इस बात को समझिए कि जिसके आगे डेल्टा लग गया वो इतना छोटा होता है जितना छोटा सोचा जा सकता है। आप कहेंगे सर आपने तो बहुत बड़ा बना रखा है डेल्टा एक्स या डेल्टा आर। बच्चों मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको दिख सके, पिक्चर साफ बने। हमारा जो डेल्टा वाला है वो बड़ा बनाने का उद्देश्य है कि पिक्चर साफ बने, जो बच्चे जहां बैठे हैं उन्हें दिखाई दे। लेकिन हकीकत में कंसेप्चुअली डेल्टा जिसके आगे लगेगा, ध्यान रखिए, वो इतना छोटा होगा जितना छोटा सोचते आप खुश रह सकते हैं। ऐसे ही अभी हमने एक एंगल डिफाइन किया था कि साहब ये एंगल फाई है जैसा कुछ, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ऐसे ये डेल्टा फाई हो जाएगा। मैं वो सब बता रहा हूं जिस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली। और एक फॉर्मूला क्या ये आप लोगों ने पढ़ा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हिंदी में यस सर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर हिंदी वाले समझते हैं तो। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब सपोज ये आर्क है, ये आर है, तो इस आर्क को आर इंटू डेल्टा फाई लिख सकता हूं इस फॉर्मूले की मदद से। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आर्क शेप में है बच्चों, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए आर्क बोला है। थोड़ा सर्कुलर जैसा कुछ समझ सकते हैं। अगर ये बातचीत समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से अब हेडिंग डाला जा सकता है, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आप उसको लिखिएगा, हेडिंग डालिए, मैं तो नहीं लिख रहा हूं, आप डाल लीजिए नोट्स में, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, क्योंकि आप बार बार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के सवाल करेंगे। तो इस पहले चैप्टर से मैं ये मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट 30 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 30 नंबर, 75 का पूरा पेपर होता है, 25 से 30 नंबर का आपको पहले चैप्टर से मिल जाएगा। और
आपकी समझ में आएगा तो आपको कहीं प्रेशर जैसा नहीं लगेगा, आपको हमेशा लगेगा कि ये काफी बढ़िया चल रहा है। तो स्पीड पकड़ लेंगे आप 2-3 दिन के बाद, क्योंकि हर सवाल में वॉल्यूम एलिमेंट आएगा और आप सीधे ही बोल देंगे सर ऐसा ऐसा ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो शुरू में थोड़ा समय इन्वेस्ट कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। ये मैंने वॉल्यूम एलिमेंट के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना दिया। सपोज ये एक्स है, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, यहाँ ज्यादा काम होना है। ये वाई है और इस पे भी इतना ही होगा, जेड है। आप अभी ना बनाए तो अच्छा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपका गड़बड़ाएगा, फिर आप मुझे दोष देंगे। इससे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में ट्राई करिएगा। चलिए ठीक है, मैं यहां से एक रेडियस ले लेता हूं। सपोज ये है मेरे पास, ये आ गया, ये आर है। ऑब्वियस है, ये आपको अभी मालूम ही है, आपने अभी सीखा था। मैंने तो इस पे काफी पन्ने खराब किए जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था। स्टूडेंट तो आज भी हूँ, जो पढ़ रहा है सीख रहा है वो स्टूडेंट है जिंदगी में। अब क्या किया बेटा, मैंने ध्यान से देखिएगा, मैंने आर को पी से थोड़ा सा बढ़ा दिया आगे को। मैं पिक्चर साफ बने इसलिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। हमने क्यू नीचे ले लिया था, तो इसको कुछ और ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ना है। सपोज ये टी है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अच्छा ये तो डेल्टा आर एलिमेंट हो जाएगा। आर में थोड़ा सा आगे, डेल्टा आर। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा अब। तो ऐसे कहीं आएगा, अगर आप अपने कमरे पे सोच पाएंगे तो। थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। सपोज इसको एन मान लेते हैं फिर। तो प्लीज आप ओ से एन को मिलाने हैं। ये मिला दिया आपने। और क्या मैंने सही मिलाया? ये तो उसी सीध में आएगा ना, आर को आगे बढ़ाया तो। क्या ओ और एन एल अलग हो पाएंगे? क्यू और एन। सर एन थोड़ा नीचे आना चाहिए, एन थोड़ा क्यू से वो उसी करना। सीध में ही आगे आना चाहिए था ना। गलती हुई है। टी, टी का पूरा परपेंडिकुलर तो क्यू की सीध में ही आ जाना चाहिए था इधर। तो टी से परपेंडिकुलर ड्रॉ ही करना बेकार था। मेरी गलती है थोड़ा सा, काफी समय से टच में नहीं होने की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं। ये दूसरी जगह मिटाना ही पड़ेगा यार, सॉरी। इसीलिए मैं कह रहा था बेटा अभी मत बनाइएगा आप लोग। मैं भी एक लंबे समय के बाद काम कर रहा हूँ। लोग लास्ट बार जब पढ़ाई थी तो 2004 या 5 की बात है, 4 की। तब से नहीं पढ़ाई थी। ये एक्सक्यूज नहीं है, मतलब मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कमी दिखती है। अगर आप आउट ऑफ टच चल रहे हैं तो वो दिखता है कि हाँ बहुत दिनों से टच में नहीं है। ये था और ये मिला दिया, ये क्यू हो गया था। ये पी था, हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया, सपोर्ट टी है।
तो ये आर दूरी है तो ये डेल्टा आर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ऐसा करते हैं, ये एंगल फाई है और ये एंगल थीटा है। आर को थोड़ा सा, थीटा को थोड़ा सा अपनी ओर मोड़िए तो, सॉरी, एंगल उल्टे तो नहीं हो गए? सही है। एंगल तो सही है ना? यस सर। तो थीटा को थोड़ा सा ऐसे मोड़ू मैं। पी को यहाँ लिख देना चाहिए था, वहां पर एम लिख देते हैं। तो ये एंगल डेल्टा थीटा हो जाएगा। बच्चों ये एंगल थीटा था, उसको थोड़ा सा कम या ज्यादा किया तो वो डेल्टा थीटा आएगा या नहीं, आप समझिएगा। और ये दूरी आर है, यहाँ काट देते हैं। तो इस आर्क में ये वाली कितनी दूरी हो जाएगी, आप लोग समझ पा रहे हैं? ये आर है, ये डेल्टा थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। ठीक हो गया। यहां से आपको दो दूरियां मिल चुकी हैं, एक तो डेल्टा आर, एक आर डेल्टा थीटा। एम से परपेंडिकुलर डालिए। उस समय मैं गलत साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ सोच रहा था। एम से परपेंडिकुलर डालेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इधर को ही आएगा वो। और ओरिजिन से अगर इसको मिलाते हुए चलेंगे ऐसे, तो यहां भी एक आर्क बन गया। अब आप देखिए नीचे, और ये एंगल डेल्टा पाई है। और ये दूरी आर साइन थीटा थी, आप लोग जानते थे। तो ये तीसरा एलिमेंट आएगा इधर को, ये यहां से मिलेगा ये वाला। टी तो इसी सीध में आएगा, जो इसकी सीध में जाएगा ना, एम्प्टी सीध में जो आगे को बढ़ेगा, वहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पर आएगा, ये। तो बच्चों ये जो तीसरी दूरी आई, सपोज ये के है। अब आप ये एंगल, ये साइड कितनी आएगी, आर्क ये वाला क्यू से के तक, इसका रेडियस आर साइन थीटा है और बीच का एंगल डेल्टा फाई है, तो ये कितना आ जाएगा, आर सर साइन आर थीटा। साइन थीटा डेल्टा फाइव। डेल्टा फाई। बस हो गया, इतना ही करना है। तो ये तीनों डायमेंशन आपको मिले, एक डेल्टा आर, एक आर साइन थीटा डेल्टा फाई, और एक तीसरा ऊपर आर डेल्टा थीटा। तो आप क्या करेंगे, अब इसके बाद हमेशा हमारा काम इतना टफ नहीं करना है, हम चीजों को सरल बनाएंगे अब। और अब हम ये बनाएंगे जो एक्स वाई जेड में बनाते थे हम, सिंपल। वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट ऐसे बना दिया, ये एक्स है, इधर को वाई है, और ऊपर को जेड है। तो ये वो जो एक्स वाली साइड है इसको हम डेल्टा आर लिखेंगे, जो वाई वाली साइड है उसको हम आर साइन आर डेल्टा थीटा लिखेंगे दूसरे, क्योंकि आर थीटा फाई है। तो आर में डेल्टा आर, थीटा में खाली डेल्टा थीटा नहीं है, आर डेल्टा थीटा। और जो तीसरी साइड है जेड वाली, उसको मैं यहां लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो उसमें डेल्टा फाई आना चाहिए, तो वो आर साइन थीटा इंटू डेल्टा फाई आएगी। काम का यही है, पिछला तो ये बताने की कोशिश है आया कैसे। आप लोग डायरेक्टली भी रट सकते हो, जिसको नहीं समझना है पूरा वो सीधे याद कर लें कि अच्छा वॉल्यूम एलिमेंट में जैसे
एक्स वाई जेड में बड़ा आसान है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। पोलर में डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा, आर साइन थीटा, डेल्टा फाई है। मैं तो ये समझा रहा था ये आया कहां से, उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको 3D में बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा कि अच्छा थोड़ा वेरिएशन हो रहा है। और वरना आपके पास तो यूट्यूब है ही, कोई बड़ी बात नहीं है उसको समझना, उससे बेहतर तरीके से। लेकिन मेरा सजेशन है समझिएगा जरूर। हेलो, यहां तक समझ में आया सब लोगों को? वॉल्यूम यस सर। एलिमेंट, चलो ठीक हो गया। तो एक वॉल्यूम एलिमेंट और रह गया बच्चों, लास्ट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसमें कैसे लेते हैं, थोड़ा उस पर बातचीत कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो ले लीजिए। तो अब हेडिंग डाल सकते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मुझे आज भी याद है, मैं एज ए स्टूडेंट अमित सचदेव सर ने पढ़ाया था हमको ये, और मुझे वाकई बड़ा पसंद आया। मैं इस मामले में सर का आभारी हूँ कि उन्होंने ये चीजें हमें पढ़ाई सिखाई, और हमने भी फिर उसके बाद सर के कहने पे मेहनत की, तो चीजें समझ में आ गई। तो सिलेंडर में जब लेना हो तो सिलेंडर की बाउंड्री पर लेना है, आप ये समझिएगा। कोई भी स्ट्रक्चर, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास आर है यहाँ, और ये क्या था, थीटा, ऐसा ही था ना? यस सर। हाँ, ये आर था, ये थीटा था। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर स्पेस में कोई पॉइंट लीजिए, यहाँ पर से मिला दीजिए। ये मिला दिया आपने, ये है। तो थोड़ा सा इसे बढ़ाएंगे यहाँ तक, तो ये डेल्टा आर आ जाएगा। और अगर ये थीटा है तो यहाँ से घुमाइए, आर्क जैसा दीजिए, ये आपके पास डेल्टा थीटा होगा। तो ये दूरी आर डेल्टा थीटा आ जाएगी। और जेड कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं करना, जब जेड जो आपको खड़े में दिया है तो उसको ऊपर को थोड़ा सा बढ़ा दो, उसको डेल्टा जेड बोलेंगे। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर यहाँ घुमाओगे तो घूमने के बाद वहां से परपेंडिकुलर डालने के बाद नीचे आ जाएगा। तो आपके पास तीनों तो बहुत इजीली मिल गए। आर में डेल्टा आर है, उधर डेल्टा आर डेल्टा थीटा है, और तीसरा जेड में कोऑर्डिनेट ऊपर को आता है, ये जेड था, तो जेड में थोड़ा सा ऊपर डेल्टा जेड। तो एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। अब आप और अच्छा बनाना चाहो तो बना लो बड़ा, नहीं तो छोड़ो, हो गया। हमें अब सीधे सीधे इधर आ जाना है, वॉल्यूम एलिमेंट लेना है। ये इसे मिला देंगे, एक्स वाई और जेड। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ डेल्टा आर आ जाएगा, दूसरा आर डेल्टा थीटा, और जेड में तो सीधे सीधे ही महसूस होगा इस बार डेल्टा जेड आपको। तो बच्चों फाइनली हमने वॉल्यूम एलिमेंट हमेशा एक ही जैसा बनाना है, एक क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, ट्यूब जैसा, सॉरी। और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कार्टेशियन लेंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये समझना है कि अगर आप कार्टेशियन ले रहे हैं तो जो एलिमेंट हैं वो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड है। अगर वो आप स्पेरिकल पोलर ले रहे हैं तो डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा,
और आर साइन थीटा डेल्टा फाई है। और अगर आप सिलेंड्रिकल ले रहे हैं तो डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा, इतना तो कॉमन है। तीसरा डेल्टा जेड, आसान है। आप केवल इतना याद करके भी काम चला सकते हैं। जो मैंने आज पढ़ाया वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा उस समय। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो डायग्राम पे आपको जाना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाए कि कहा क्या जा रहा है। ये आपके तीनों वॉल्यूम एलिमेंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या मैं ये सारी चीजें समझा पाया बच्चों आप लोगों को? यस सर। मैं आप लोगों से केवल इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। आपको बहुत अच्छे वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उन पे जाएं। और उसके बाद जो अब मेन काम करना है हम लोगों को, उस पर काम करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, पहला वाला जो होगा उसमें समय लगेगा, दूसरे में तो क्या लगना है फिर, तो इसलिए मैं वो कल कराऊंगा। यहाँ पर और तो ज्यादा पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। एक आध चीजें बेसिक जरूरत हमें जो पड़ेगी, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन मालूम है कैसे करते हैं, जो मुझे और जरूरत पड़ने वाली है। आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया जाए सपोज, हो सकता है फंक्शंस हो, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। A1 B1, दो 2/2 का ही ले लेते हैं। A2 B2, चलो भाई इतना ही लिया जाए। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप लोग बता सकते हैं? सर पहले पहली रो का होगा, फिर प्लस दूसरी वाली सेम रहेगी, फिर प्लस में हम्म, पहला वाला सेम रहेगा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा दूसरी वाली रो ठीक का। किया। तो बच्चों इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो मान लो dy/dx ऑफ डेल्टा। तो डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम एक ही बात है, आप किसी का भी कर सकते हैं। चलो हम पहले इसी का कर लेते हैं। तो dA1/dx, dB1/dx, उस समय A2 B2 ऐसे ही रहेगा, प्लस अब A1 B1 ऐसे ही रहेगा। एक तो ये बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरा बोर्ड आज, मैं कहाँ लिख के चले जा रहा हूँ वो पीछे है। अब दूसरे का करें, dA2/dx, dB2/dx। 3/3 का होता बच्चों तो 8 ऑटम आ जाएगी। ये मुझे जरूरत पड़ने वाली है एक दो चीजों की ऐसी। तो थोड़ा सा ये बता दूं। दूसरा, अब मैं जो एक आध जगह कभी अगर वेक्टर अप्रोच मैंने कर दिया तो मैं कुछ शब्दों को दोहरा देता हूँ। आप मेरे वेक्टर वाले में प्लेलिस्ट में जाइएगा जरूर। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको वहां कुछ चीजें समझाई हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीन आपको समझाए गए। सबसे पहले डेल ऑपरेटर के बारे में बताया गया होगा, आप वहाँ कहीं भी पढ़ लें, लेकिन मैंने भी डिटेल में पढ़ा रखा है ये चीज। तो आप वहां भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट सबसे नीचे मिलेगी। शुरुआती लेक्चर थे ये, जब कोविड फेज था। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। और ये वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं क्योंकि आई जे के आ रहे हैं साथ में। ग्रेडियंट याद रखिएगा हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाएगा, और निकलने के बाद जो आएगा वो वेक्टर होगा। ग्रेडियंट आप जब देखेंगे तो किसी सरफेस पर, एक सरफेस है उसका नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे लेते हैं और ग्रेडियंट होता क्या है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो ग्रेडियंट निकालते समय जिसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं वो, मैं फिर कह रहा हूँ, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो नॉर्मली ग्रेडियंट को हम शॉर्ट में ग्रेड लिखते हैं, और वो स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट होता है। तो डेल फाई जैसा कुछ समझिए, जो फाई का ग्रेडियंट निकाला जा रहा है। अब जब निकल के जो आएगा वो वेक्टर हो जाएगा।
ध्यान रखिए, डाइवर्जेंस में क्या है कि डाइवर्जेंस और कर्ल जो बाद वाले हैं ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी के लिए है, ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी के लिए है। क्या मैं अंतर समझा पा रहा हूं? हेलो। यस सर। डाइवर्जेंस और कर्ल किनके लिए है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए। अच्छा, लेकिन डाइवर्जेंस जो है वेक्टर क्वांटिटी का निकालेंगे, लेकिन आप जब डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं यहाँ पर, सपोज ये वी वेक्टर क्वांटिटी है कोई, तो ये डाइवर्जेंस हो जाएगा, तो आउटपुट हमेशा स्केलर आ जाएगा फिर अब, क्योंकि आपने डॉट ले लिया। और अगर आप यहाँ क्रॉस ले लेते तो इसी को आप कर्ल बोलते और ये वेक्टर क्वांटिटी होती। तो जो कर्ल है वो वेक्टर का वेक्टर ही आउटपुट आएगा, मतलब डेल क्रॉस वी कर्ल है। डाइवर्जेंस जब आप लेते हैं तो वो डेल डॉट वी है। डाइवर्ज करने का मतलब किसी सरफेस से यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लक्स बाहर निकला, आप ऐसे समझिए। किसी सरफेस से यूनिट वॉल्यूम से, यूनिट वॉल्यूम यूनिट है तो उससे कितना फ्लक्स निकला बाहर को। अब फ्लक्स अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन हम तो फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ फ्लक्स का मतलब पानी से ही समझिएगा, जितना निकल रहा है बाहर को, डाइवर्स जितना कर रहा है, जो बाहर को निकल रहा है। अंदर को आता तो कन्वर्स कहते हैं। कर्ल का मतलब रोटेशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी का कर्ली हेयर्स हैं, कर्ल का मतलब रोटेशन, तो घूमना। कर्ल समझने में दिक्कत आती है बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ों में पानी जो होता है वहाँ भंवर बनते हैं कई बार, वर्ल पूल, जैसे आप लोगों ने वॉशिंग मशीन सुनी होगी, तो वर्ल का मतलब भंवर होता है, पानी गोल गोल घूमता है। बल्कि पहाड़ों में कई बार लोगों की डेथ हुई है ऐसी जगहों पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है व्हाट डज इट मीन बाय कर्ल। तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। आप इतना कर लीजिए आज। कल में आपको जो प्रॉपर आपका पहला जिस पे सवाल बनेगा, मतलब वो होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कल उम्मीद है कि कम से कम 2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम निकालें, एक मैं आपको दूंगा होमवर्क, तीनों हो जाएंगी कल। और बाकी जब क्वेश्चंस लगेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ट्रिवियल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं अब करने को, हमको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए प्लीज।